बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एस ए न्यूज़। आज हम आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करा रहे हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर इस शहर में क्राइम रिपोर्टरी में गोल्डन जुबली जो है वो अबूर की है। मैं बात कर रहा हूँ तनवीर बेग साहब की, जिनको पूरे 50 साल हो गए हैं इस शहर में क्राइम की रिपोर्टिंग करते हुए। उन्होंने इस 50 साल में इस शहर में क्या देखा, किस तरह के गैंग देखे, किस तरह के टेररिस्ट देखे, तो उन्हीं की ज़ुबानी हम सुनेंगे ताकि आवाम तक ये बात पहुँचे कि शहर के साथ क्या क्या होता आया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बेग साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आपकी मोहब्बत, आप यहाँ आए हमारे पास और हमें आपने शर बख्शा। क्या देखा आपने इस शहर में? 50 साल आपके हो गए। असल में बात ये है शाहिद साहब कि कराची शहर बहुत बदल गया इन 50 सालों में। कराची शहर हमने वो दौर भी देखा है जब यहाँ बड़े बड़े मशहूर बदमाश होते थे। मिसाल के तौर पे लियारी में शेरू दादल, नाम सुना होगा आपने अभी भी। जी। शेरू दादल, काला नाग, तो मोहम्मदिया डाकू, और इस तरह शेरू दादल जो है ये एक आदमी का नाम नहीं था। शेरू दादल एक बदमाश नहीं था। जी। ये दो आदमी थे, शेरू अलग था, दादल अलग था। अच्छा। लेकिन ये दोनों एक साथ मिलके बदमाशी करते थे, तो इनका नाम मशहूर हुआ एक नाम के तौर पे, शेरू दादल। इसी तरह जुबली का इलाका जो था, ये रामस्वामी से इधर जी जो है, जहाँ ये फिल्मिस्तान सिनेमा वगैरह था जुबली के करीब, जी। वहाँ सिकंदर आज़म नाम मशहूर था एक बदमाश का। वो वहाँ भी ये सिकंदर आज़म एक आदमी का नाम नहीं था। सिकंदर एक आदमी था, आज़म एक आदमी था। ये दो आदमियों के उस ज़माने में इस टाइप के बहुत जगह थे। और फिर उसके बाद ये जैसे ये दो आदमी हो गए। अब ऐसे लाडी में अकबर जंग एक आदमी था। अकबर जंग वो भी बदमाशी करता था। बाद में उसने सिनेमाओं में कैंटीनें चलानी शुरू की, लेकिन पहले बदमाश था वहाँ। उसका भी बड़ा नाम था, दहशतगर्द था। फिर उसका जब वो बुढ़ा हो गया या उम्र हो गई उसकी, तो उसका बेटा था शफ़ी। अच्छा। शफ़ी ने बदमाशी शुरू कर दी। वहाँ एक था नासिर उर्फ नौशा। लाडी में? नहीं, लाडी में। जी। नौशा नाम था, नासिर नाम था, नौशा कहते थे उसे। फिर एक और था AIG क्राइम था उस ज़माने में, पुलिस का AIG क्राइम। उसका नाम था राजा अदालत। अच्छा। उसका बेटा था राजा जावेद। राजा अदालत ने जो AIG था, उसने राजा जावेद को पुलिस में भर्ती कराया। अच्छा। और डायरेक्ट SP के ओहदे पर कराया। डायरेक्ट SP मतलब ये कि इम्तहान दे के, पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान दे के और पुलिस की जो वो थी वो इम्तहान दे के बाकायदा SP के ओहदे पे उसके पोस्टिंग हुई। अच्छा। पोस्टिंग नहीं हुई, माफ़ कीजिएगा, ट्रेनिंग के लिए उसको भेजा। अच्छा। जब वो ट्रेनिंग के लिए गया तो वहाँ उसका ट्रेनिंग के दौरान किसी से झगड़ा हो गया और उसने राजा जावेद ने एक कत्ल कर दिया ट्रेनिंग के दौरान। तो उसको पुलिस से निकाल दिया गया और गिरफ्तारी वगैरह से तो बच गया वो, लेकिन पुलिस से निकाल दिया गया। तो उसने आके यहाँ बदमाशियाँ शुरू कर दी। अच्छा। कराची आके और बदमाशियाँ शुरू कर दी। बाप तो जाहिर है AIG था, तो उसके ज़ोर पे बदमाशियाँ करता था। और उसने नौशा के साथ मिलकर डकैतियाँ शुरू की कराची में। कराची, यानी राजा जावेद और नौशा दोनों मिल के करते थे वारदातें। और उनकी वारदातों की एक बदमाशी ये थी, या उसको गैर अखलाकी बात कह लें या बेहाई कह लें, कुछ भी कह लें, कि वो जिस घर में डकैती करते थे, वहाँ अगर कोई भी लड़की मिल जाए या औरत मिल जाए, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, वो उसके साथ रैप करते थे। ये दोनों का ये वसीला था। फिर एक वक्त आया कि वो राजा जावेद और नौशाद दोनों गिरफ़्तार हुए और उनको सक्खर जेल शिफ्ट किया यहाँ कराची से। और सक्खर जेल में उनकी इस दौरान केस चलता रहा और उनको फांसी की सज़ा हुई सक्खर जेल में ही दोनों को। अच्छा। हालांकि उसके बाप ने बड़ी कोशिश की कि इसी तरह बच जाए जावेद, लेकिन वो नहीं बच सका। दोनों को अदालत ने फांसी की सज़ा दी, उनकी अपीलें भी रिजेक्ट हुई और उन दोनों को सक्खर जेल में फांसी पे लटकाया गया। और बॉडियाँ यहाँ कराची हैं। तनवीर भाई, जब आप
आप साफत में आए थे, कराची में कितने थाने थे उस वक्त? कराची में उस वक्त थे 32 थाने, अच्छा, 32 थाने टोटल थे कराची में। और कितने ज़िले थे? ज़िले तो मेरे ख्याल में एक मलीर नहीं था उस ज़माने में, ज़िला ईस्ट था, वेस्ट था, साउथ था और सेंट्रल था। 4 ज़िले थे। 4 ज़िले, सेंट्रल भी था, कराची सेंट्रल भी ज़िला के तौर पे था। अच्छा, जिसे नॉर्थ इस्लामाबाद वगैरह का इलाका वो सेंट्रल में आता था, और ये गुलशन इकबाल तक ईस्ट में आता था। किस तरह के जुराइम होते रहे? देखिए उस ज़माने में मैंने बताया ना कि जिस तरह के बताया कि इस तरह, लेकिन ये कि उस ज़माने में ज़्यादातर ये था कि ये बदमाशी ज़्यादा थी, जराइम के मुकाबले में बदमाशी थी, कि मतलब इलाके का बदमाश होता था, वो इलाके में लड़कियां छेड़ दी, दुकानों से बत्ते ले लिए, इस टाइप के वारदातें। जुआ सट्टा, ये वो। जुआ सट्टा जैसे असलम नाथा बाद में यहाँ सोल्जर बाज़ार में हाँ। असलम नाथा सट्टे का वो बना, किंग बना, जिसने बाद में अदाकारा रूबी नियाज़ी से शादी की असलम नाथा ने। असलम नाथा असल में उस ज़माने अकबर की घड़ियाँ होती थी। अच्छा, जैसे मैंने आज शायद किसी से जिक्र किया था, घड़िया उस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा था नाम, एक बड़ा मशहूर आदमी था अकबर। अच्छा। उसकी ये सट्टे की पर्ची वहाँ उसकी घड़िया से निकलती थी, अच्छा। अकबर की। और ये असलम नाथा जो था, ये उसका बच्चा था, मतलब पाँव दबा रहे हैं, ये करना वो करना, चाय लाना, इस टाइप का काम करता था। जो असलम नाथा बना अकबर की घड़िया से, और वो सबसे पहले सट्टे की पर्ची खुलती भी थी। ये जो चीज़ें आपने बताई हैं कि बदमाशी करते थे, ये करते थे, क्या एमकेएम बनने के बाद ये चीज़ें कम हुई? कम नहीं हुई। एमकेएम बढ़ने के बाद वो जो इलाकाई बदमाश थे वो ख़त्म हो गए, हाँ। उनकी जगह बड़े बदमाश आ गए। अच्छा। मतलब जैसे मैंने आपको जिक्र किया, जैसे मलीर में एक मलीर लियाकत मार्केट के करीब वहाँ एक फारूक ज़ादा मशहूर था। वो फारूक ज़ादा नहीं, एमकेएम वाला नहीं, एक और पहले पुराना बता रहा हूँ, फारूक ज़ादा वो था। चंदा बदमाश था, आपका ज़ीरो ज़ादा था मलीर में। अच्छा। ज़ीरो ज़ादा, उसका नाम पड़ गया था ज़ीरो ज़ादा। क्यों? वैसे ही वही बता रहा हूँ ना कि इस टाइप के नाम पड़ जाते थे, और वो उस टाइप की बदमाशी नहीं करते। वो ये था कि आपका पकड़ लिया, कोई नौजवान जा रहा है, बच्चा जा रहा है, उसके पैसे छीन लिए, कोई मोहल्ले में लड़की को अच्छी लगी, उसको ताड़ना शुरू कर दिया, इस टाइप की बदमाशी। असला किस टाइप का होता था? असला उस ज़माने में चाकू होते ज़्यादातर, मतलब पुलिस के पास भी ये क्लाशनकोफ हैं और राइफलें नहीं होती थी। पुलिस भी रात को भर जो गश्त करती थी, डंडे लेके गश्त करती थी। अच्छा। और जो बदमाश होते थे या इलाकाई बदमाश होते थे, जो भी होते थे, वो गरारी वाला चाकू होता था। वो जैसे ही खोला, खर्र करके आवाज़ आती थी, गरारी, खौफज़दा करने के लिए। खौफज़दा करने के लिए। मतलब इस टाइप के वो नहीं था कि किसी को मार दिया, बहुत नागज़ीर हो जाए तो इस्तेमाल करते थे चाकू, अगर मारने के लिए, अदरवाइज़ वो सिर्फ बदमाशी धमकाने के लिए करते। अच्छा, फिर एमकेएम के बाद क्या हुआ? एमकेएम के बाद तो ये हुआ कि ये मुझे याद है एक ज़माने मैंने भी एमकेएम की रिपोर्टिंग की है, तो पहली मरतबा इन्होंने अपना अल्ताफ़ हुसैन का जो घर था, जिसे मरकज़ कहते थे, 90 कहते थे, इसे 90 भी बाद में कहा गया उसे, पहले वो बना मरकज़। उसका इन्होंने जब 88 में पहली मरतबा इलेक्शन जीता था, बड़ी तादाद में, बलदियाती इलेक्शन नहीं, आम इलेक्शन में इन्होंने कामयाबी की थी। उसमें पीपल्स पार्टी ने वहाँ एक मुफ्त बाजार भी लगाया था, एमकेएम ने लगाया था। कायम अली शाह, या मेरे ख्याल में कायम अली शाह था, वो गया था, उसने बड़ी इमदाद दी थी इन्हें उस मुफ्त बाजार के लिए। और वहाँ इसने जीतने की खुशी में एक जलसा किया था अपनी गली के कोने पे, कोने वाला जो मकान था उसकी छत पे, छत खाली थी, उसकी छत पे इसने खिताब किया था अल्ताफ़ हुसैन ने। तो मुझे भी ले गए, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग करता था। आप उस वक्त नवाए वक्त में थे? मैं नवाए वक्त में था। मुझे ले गए ऊपर कि चलें, आप भी चलें, आप भाई अल्ताफ़ भाई बुला रहे हैं। तो मैं गया, तो बीच में जो पहली मंजिल थी, पहली मंजिल का जो, तो इत्तेफाक से मैं एक कमरे में चला गया, मुझे नहीं मालूम था छत पे जाना है, तो मैं एक कमरे में चला गया। तो कमरे में मैंने देखा
वहाँ कमरे का जो राहदारी थी उसमें ढेर पड़ा हुआ था क्लाशनकोफों का। अच्छा। जी, ढेर पड़ा हुआ था। तो अजीम तारिक ने, मैं ज़रा रुक गया, ठिठक गया, तो अजीम तारिक ने फ़ौरन जो है मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहा छोड़ो यार, ये क्या कर देख रहे हो। हाँ ले गए ज़बरदस्त अजीम तारिक, तो ज़ाहिर है सबको मालूम था। हाँ अजीम तारिक मुझे ले गए ऊपर। अल्ताफ़ हुसैन ने उस जलसे में तकरीर ये की थी कि मतलब ये साफ़ियों के ख़िलाफ़ तकरीर की थी। उसमें एक आता कुछ साफ़ी ऐसे हैं, कुछ साफ़ी ऐसे हैं, ऐसे हैं। लेकिन फिर मैंने कहा यार ये, मैंने अजीम भाई से कहा, अजीम तारिक से, मैंने कहा यार ये तो बेंच तो हमारे पीछे पड़ गया, हाँ तो ये समझाओ इसे। तो उसने कोई पर्ची वर्ची भेजी, तो अल्ताफ़ हुसैन ने फिर एकदम से रुख पलटा अपनी बात का, जो सियासतदानों का तरीका होता है। हाँ। उसने कहा लेकिन हमारी तरफ इशारा करके कुछ ऐसे लोग हक परस्त साफ़ी भी हैं। तो मतलब बात को घुमाया उसने। तो बहरहाल ये है कि फिर वो ये जो सीमेंट फैक्ट्री थी यार, मोहसिन नहीं था जिसकी, मोहसिन नाम था कुछ, जिसकी सीमेंट फैक्ट्री थी वहाँ ये ठट्टा की तरफ, हाँ हाँ। वो तो एक पूरी असरा की खेप वो लेके आया था अच्छा, बलूचिस्तान से, ये एमकेएम को देने के लिए? एमकेएम को देने के लिए। अच्छा, ये वो खेप थी? वो खेप थी जो वो लेके आया था। और ये कौन सी सीमेंट कंपनी थी? वही मेरे नाम देते हैं, लेकिन अटक किया कुछ ऐसा नाम था उसका, मैं भूल रहा हूँ। ये कराची में तो जावेदा थी और ये थी डालमिया थी, हाँ। लेकिन वहाँ कुछ और नाम था, मैं भूल रहा हूँ नाम। लेकिन ये कि वो मोहसिन सेनेट के टिकट के चक्कर में, अच्छा, वो ज़ाहिर है सबके अपने अपने मकसद होते हैं। वफादार थे। इसी तरह बहुत सारे वाक़यात हैं ऐसे जिसमें मुझे याद है कि कराची का नक्शा जो बदला रहा। देखिए उस वक्त ये था, ये मोबाइल फ़ोन वगैरह तो होते नहीं। इससे पहले लसानियत थी कराची में? लिसानियत, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, लिसानियत शुरू हुई पहली मरतबा वो अयूब खान के दौर में। अच्छा। वो इस तरह शुरू हुई कि गौहर अयूब, जो अयूब खान का बेटा था, जो बाद में स्पीकर बना और आज मरहूम हो गया, हाँ यानी अभी कुछ दिन पहले ही मरा है, हाँ। एक आध महीने के अरसे में ही मरा है। हाँ, कम ही अरसा हुआ है। तो गौहर अयूब, उसने यहाँ पठानों का, महाजरों का, उसने बीज बोया था। अच्छा। उससे पहले पठान कोई मसला नहीं था। अयूब खान ने एक अच्छा काम किया था कि कराची में साइट का जो इलाका, साइट में जो फैक्ट्रियाँ आपको नज़र आती हैं, हाँ, ये अयूब खान का कारनामा, साइट एरिया। साइट एरिया, ये अयूब खान ने बनाया। अच्छा। इसलिए तो मुझे अच्छी तरह याद है कि वो साइट में वो काला बाग जो था, अमीर मोहम्मद ख़ान काला बाग, ये मगरबी पाकिस्तान का गवर्नर था। अच्छा। उस ज़माने में एक मशरक़ी पाकिस्तान था, एक मगरबी पाकिस्तान, सिर्फ दो यूनिट थे? दो यूनिट। हाँ। तो मगरबी पाकिस्तान का गवर्नर था अमीर मोहम्मद काला बाग। तो अयूब खान लेके आया था काला बाग को। जी जी। जब ये मंसूबा शुरू किया साइट वाला, तो काला बाग ने वो ठेकेदार से पूछा जिसको कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया था कि भाई ये साइट का कितने अरसे में डेवलप कर लेंगे। तो उसने कहा साहब मैं 1 साल में कर लूँगा। अच्छा। तो उसने कहा मुझे ये झूठ नहीं बोलो, मुझे एग्जैक्ट बताओ 1 साल में हो जाएगा? वो कहा बिल्कुल सर हो जाएगा। तो उसने कहा 1 साल नहीं, आपको मैं दे रहा हूँ 1.5 साल। अयूब खान ने कहा? अमीर मोहम्मद ख़ान काला बाग। अच्छा, अमीर मोहम्मद खान ने कहा काला बाग। उसने कहा मैं आपको 1.5 साल दे रहा हूँ, 1 साल आप कह रहे हो, मैं आपको 6 महीने ऊपर दे रहा हूँ। लेकिन अगर 6 महीने से 1 दिन भी ऊपर हुआ तो मैं तुम्हें खाल खिंचवा दूँगा, उल्टा लटका दूँ। तो लसानियत वहाँ से शुरू हुई है? नहीं, लसानियत शुरू हुई गौहर अयूब से। अच्छा। मैं बता रहा हूँ ना, वो तो शरीफ आदमी था, वो सख्त था, लेकिन वो लिसानियत नहीं करता था। अच्छा, गौहर अयूब ने स्टार्ट गौहर अयूब ने लिसानियत स्टार्ट की। और फिर अली गौसर यहाँ था मुस्लिम लीग का, उस ज़माने एक ही मुस्लिम लीग होती थी। कायदे आज़म मुस्लिम लीग? हाँ, नहीं कायदे आज़म वगैरह नहीं थी, बस एक ही मुस्लिम लीग थी। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो वो अली गौसर था, बड़ा मशहूर आदमी था। हाँ। और बड़ा अच्छा आदमी था। वो लियाकताबाद में रहता था, आम से घर में रहता था। वो सदर था मुस्लिम लीग का? कराची का वो था, लीडर था। तो गौहर अयूब के ज़माने में, गौहर अयूब की इसी हरकत की वजह से जब ये पठानों का और महाजरों का झगड़ा शुरू हुआ, तो फिर एक बंदा था वहाँ लियाकताबाद में ही, अल्लाह बुंदा
अल्लाह बुंदा। हाँ। अच्छा। फिर अल्लाह बंदे ने उसको अली कौसर को मारा और ये नहरिंग सैनमा के बराबर में, नहरिंग सैनमा था लियाकताबाद में, हाँ, ये नहरिंग सुपर मार्केट जहाँ है ना, हाँ, नहरिंग सैनमा। उससे बराबर में ही था नहरिंग सैनमा। तो वहाँ इसने, वहाँ एक रेस्टोरेंट था, उसने अल्लाह बंदे ने अली कौसर को मार के उस रेस्टोरेंट की छत पे उसकी लाश फेंकी। अच्छा। फिर अल्लाह बंदा के लोगों ने पकड़ा और उसको बाकायदा जिंदा जलाया वहीं पर। वहीं लियाकताबाद में ही। हम्म। तो ये वाक़यात सब कराची में हुए, लेकिन लिसानियत वहाँ से शुरू हुई और लिसानियत को सही मानों में फ़रोग़ जो मिला, बाकायदा फ़रोग़ मिला, वो माशाल्लाह आपकी आज की जमात की वजह से, एमकेएम की वजह से। जाहिर है। फिर क्या, कितने, किस तरह लोग रोडों पे वो इस कत्ल तरह होते? बुशरा जैदी एक लड़की थी कि सर सैयद कॉलेज में, बुशरा जैदी, उसका एक मिनी बस से एक्सीडेंट हुआ हाँ, और बुशरा जैदी मर गई थी। 85 में। हाँ, बुशरा जैदी मर गई थी। हाँ। वही है कि वो बात की बात है कि वो ड्राइवर कौन था, क्या था। वो ड्राइवर था असल में पंजाबी, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बाद में मिला भी हूँ उससे, अच्छा। उस ड्राइवर से मिला, पंजाब का था, पंजाब के किसी गांव कोट का माफ़ कीजिएगा। तो लेकिन उसका रंग ये दिया गया कि मिनी बस, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट जो थी पठानों की होती थी आमतौर पे, तो उसको पठानों का रंग दिया गया, पठान का रंग दिया गया, लसानियत का रंग दे। लिसानियत का रंग दिया, पठान के खिलाफ उकसाया गया। हाँ। और ये माफ़ कीजिएगा कि उस पर उसी के नतीजे में औरंगी टाउन में झगड़ा शुरू हुआ, अलीगढ़ में। अलीगढ़ सोसाइटी कॉलोनी और ये औरंगी टाउन पूरा। और वहाँ जो था उसमें एमकेएम का जो एक एलिमेंट जो बना वो ये था, जो ईस्ट पाकिस्तान से आए थे बिहारी, हाँ। वो क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में बहुत कुछ कर चुके थे वो, हम्म। उनको जो कुछ आता था यहाँ वालों को नहीं आता था। हाँ। तो उन्होंने ये किया कि अलीगढ़ में औरंगी टाउन में जो कुछ हुआ वहाँ ये इन्होंने ट्यूबलाइट से बम बनाते बम बना। और बल्ब से बम बनाते, ये ट्यूबलाइट, वो तीर कमान से ऐसे कमान बना के फिर ट्यूबलाइट फेंकते, फायर करते थे। फायर करते। तो मैंने तो वो लाशें भी देखी छोटे छोटे बच्चों की। बेग साहब, इस लसानियत का फ़ायदा किसको हुआ, किसने कराया ये? देखिए, ये करने का फ़ायदा तो यही हुआ कि जो, माफ़ कीजिएगा, जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की या पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, वो तो वहाँ से लुट पिट के आ गए, उनको फ़ायदा नहीं हुआ ना। लेकिन जो लोग कल यहाँ वो थे, काट कबाड़ बेचते थे हाँ। या खाने को तरसते थे, हाँ। वो आज आलीशान बंगलों में भी रह रहे हैं। ऐसा ही है। तो और जायदादें भी बनानी उन्होंने, ऐसा ही है। सब कर लिया, तो उन्हीं को फ़ायदा हुआ ना लिसानियत का। क्या एक ये यार अजीम तारीख का मैं आपको बताऊँ ना, मेरे सामने अल्ताफ़ हुसैन के पास तो कोई गाड़ी नहीं थी, हाँ। 50 थी एक, जब यूनिवर्सिटी में था, जब, हाँ। ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, यूनिवर्सिटी में थे, ठीक है ना, वो तो बूटा 50 पे घूमते थे। ये फारूक सत्तार साहब मेरे सामने, मेरे पास आते थे मिलने मुझसे, ये इनके पास उल्टा 70 थी बाद में, ये बात की बात कर रहा हूँ। हाँ। हाँ। लेकिन अजीम तारीख के पास ये कोरोना एक कार होती थी, कोरोना से पहले एक होती थी कोरोना। हाँ ठीक। तो ये वो कोरोना जगह जगह से डेंट लगे हुए और रंग उखड़ा हुआ, उस कोरोना पे आता था अबतर हालत में। अजीम तारीख। हाँ, मतलब ये इन लोग बाद में यही लोग आलीशान बंगलों में चले गए और गाड़ियों में चले गए, तो क्या करें, फ़ायदा ही नहीं को हुआ ना, कहाँ से आया भाई। मेरे सामने की बात है, यहाँ एक था, यहाँ इसी कराची में एक आदमी था जिसने कराची सूबा तहरीक शुरू की थी सबसे पहले, उसका नाम था मिर्ज़ा जवाद बेग। मिर्ज़ा जवाद बेग, अच्छा। यहाँ रहता नुमाइश पे। अच्छा। ये आज भी उसका CNG पेट्रोल पंप जो है ना, नवायक के बराबर इस तरफ, हाँ, जो है अभी भी वो CNG कम्प्लेक्स के नाम से है शायद। तो अभी भी उसका बेटा देख रहा है, वो मिर्ज़ा जवाद बेग का बेटा, हालांकि नहीं, ये मुल्क में नहीं है, वो कनाडा वगैरह में है, लेकिन आता रहता है। मिर्ज़ा जवाद बेग के पास मैंने खुद देखा, क्योंकि मैं भी कभी कभार जाता था मिलने जवाद बेग से। तो ये अल्ताफ़ भाई हमारे,
ये ऐसे आते थे और रसीद बुक थी इनके पास, वो निकालते, सर आपके नाम पे 100 रुपये लिख रहा हूँ। चंदा। नहीं रे, चंदा मांगने के लिए, हाँ। आपके नाम पे 100 रुपये लिख रहा हूँ। तो जवाब में कहता यार छोड़िए, पर्ची वर्ची काटने की ज़रूरत नहीं है। वो जेब से 50 रुपये या जो भी निकलता, 70 रुपये या 100 रुपये, वो निकाल के ऐसे दे। ये जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए, आप नवाए वक्त में थे जी, क्या प्रेशर आता था? देखिए प्रेशर यही था ना, मैं आपको बताऊं कि जय नवाब में भी धमकियाँ आई, ठीक है ना, और ये आई, उसमें हमारा एक वो था, उसमें डिस्ट्रिक्ट पेज का इंचार्ज था, हाँ। वो मरा भी बाद में, वो क्योंकि उसको बाकायदा फ़ोन आने शुरू हुए, वो बर्दाश्त ना कर सका, घर चला गया, दिल का दौरा पड़ा, पड़ गया। ओहो। ठीक है ना। अच्छा, मुझे एक दफ़ा मैंने छापा, एक वो था इनका सेक्टर कमांडर वगैरह था, हाँ। और वो बड़ा नामी गिरामी था, नाम अभी जहन में आ जाएगा मेरे, वो गोली मार में रहता था। तो उस नाम के 2-3 बंदे थे, एक वो था, एक उसी नाम का एक बंदा मरीज में रहता था। तो वही है कि इन्होंने, पुलिस ने क्या किया, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, और बाद में उसका गिरफ्तारी करके दूसरे बंदे को, हाँ। उसकी जगह दूसरे आदमी को पकड़ के और गिरफ्तारी डलवा दी और इनाम भी ले लिया आईजी से। तो मुझे ये खबर मिल गई। अच्छा। तो मैंने वो खबर छापी कि वो इन्होंने, पुलिस ने ये जाली की है, दूसरा बंदा पकड़ा है, असली जो बंदा है अभी नाम है उसका, कमांडो करके कुछ नाम था, फ़हीम कमांडो। पर है, फ़हीम कमांडो। हाँ ऐसे नाम था, फ़हीम कमांडो ही था। तो मैंने कहा वो अभी तक आज़ाद घूम रहा है, और ये पुलिस ने ये 2 नंबरी की है, गलत आदमी पकड़ लिया। गलत आदमी पकड़ा, असल आदमी अब तक घूम रहा है आज़ाद। हाँ। तो मैं एक दिन प्रेस क्लब में ही, उस ज़माने में मोबाइल तो होते नहीं है, हाँ। तो प्रेस क्लब का जो रिसेप्शन पे फ़ोन होता फ़ोन था। रखा था, मुझे वो वेटर बुलाने आया कि बेग साहब आपका फ़ोन आया। तो मैं गया, तो मुझे उसने छूटते ही बोला तनवीर बेग बोलो, मैंने हाँ। अच्छा, वो इससे पहले मेरे ऑफिस जा चुके थे अच्छा। मेरी मालूमात करने, हाँ। वहीं से उन्होंने पता किया कि ये खबर किसने छापी है, क्योंकि बाहर नहीं थी वो, तो वो मेरे नाम से नहीं थी खबर, लेकिन क्राइम रिपोर्टर से छपी हुई। अच्छा। तो ऑफिस वालों ने बताया कि भाई ये तनवीर बेग की खबर है। तो उन्होंने फिर प्रेस क्लब का नंबर लेके फ़ोन किया, अब मुझे कहा तूने खबर छापी है, बिल्कुल बदतमीज़ी से। हाँ। मैंने कहा हाँ भाई, क्या हो गया? बोला जो तेरा सर काट के मेज़ पे सजा देंगे, तुझे मालूम नहीं हम क्या हैं। हाँ। मुझे बहुत सख्त उसने गालियाँ भी दी, धमकी भी दी। तो उस वक्त आप रहते कहाँ थे? मैं वहीं यही इसी जगह रहता था, गुलशन में। अच्छा। तो ये हुआ, उसने जो भी किया, मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। मैंने कहा भाई मैंने तुम्हारे ख़िलाफ़ नहीं छापी, मतलब जो मैं कर सकता था, मैंने तुम्हारे नहीं, पुलिस के ख़िलाफ़ है वो। हाँ। वो तुम्हारे ख़िलाफ़ खबर नहीं है, वो पुलिस के ख़िलाफ़ है कि पुलिस ने बेईमानी की है। तो मैंने अपने कवर करने की कोशिश की। हाँ। अच्छा खैर, उसके बाद ज़ाहिर है मेरी हालत तो ख़राब हो गई कि ये बेंचो तो हरामी है। हालात ऐसे थे। हाँ, हालात ऐसे थे। तो मैं वही सत्तार यहाँ था, सत्तार वेटर जो, हाँ। मैंने कहा भाई मेरा सामान निकाल दो दोबारा, मैं थोड़ी देर अभी बैठूँगा, अभी नहीं जाऊँगा। मैं दोबारा बैठ गया, तो फिर लेकिन ज़ाहिर कब तक बैठता। हाँ। फिर आधा घंटा 1 घंटा गुजार के मैंने कहा अब चलो अब तो जाऊँ, अब क्या जो होगा देखा जाएगा। उस ज़माने में ये नुमाइश चौरंगी जो थी ना, हाँ। ये गोल चौरंगी बनी। गोल चौरंगी थी। तो जैसे ही मैं गाड़ी लेके निकला, तो सामने इलेक्शन का जो बिल्डिंग है ना, जहाँ यह बंगला था, उस वक्त ये बिल्डिंग नहीं बनी। तो वहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई, जैसे ही मेरी गाड़ी आगे बढ़ी, वो गाड़ी मेरे पीछे लग गई। आपको शक हो गया? मुझे शक हुआ, मैंने कहा ये पक्का नहीं, शक नहीं हो गया, यकीन हो गया कि ये लोग कोई है, क्योंकि वो 4-5 आदमी बैठे थे उसमें। अच्छा, वो गाड़ी, मैं ऐसे निकला सदर से, और उस ज़माने में ये लाइन एरिया वाला रोड नहीं बना था। हाँ, परेड स्ट्रीट नहीं था। हाँ, तो मैं
वो जो निकला वहाँ से कैप्री सिनेमा की तरफ से, वो गाड़ी मेरे पीछे चलती है। जब नुमाइश चौरंगी आई तो वो गाड़ी बिल्कुल बराबर आई मेरे, अच्छा। और उसके आगे दोनों तरफ से और पीछे की दोनों सीटों शीशे खोल के उन्होंने क्लाशिंग से हवाई फायर किया, बाकायदा हवाई फायर किया। अब मेरी हालत ये थी, आप मतलब मैं कोई बहादुर आदमी नहीं हूँ, मैं अपनी ये बहादुरी का किस्सा नहीं सुन रहा। मेरी हालत ये थी कि मैं स्टेयरिंग पे मेरे हाथ जाम हो गए, बिल्कुल सख्त हो गए मेरे, और दोनों टांगें में ऐसी सख्त हो गई कि बस एक्सीलेटर और उस पर ब्रेक की तरफ दोनों पाँव मेरे ऐसे जैसे सुन नहीं हो जाते। लेकिन मैंने हिम्मत की और रेस बढ़ाई, गाड़ी की रेस बढ़ाई, वो फायर करके वो मुड़ गए उधर लसबेला की तरफ, अच्छा। नुमाइश से लसबेला की तरफ। मैं उनको सिर्फ वो करना, वार्निंग देनी थी। अच्छा, ये मुझे बताएं। तो फिर मैं घर जब पहुंचा हूँ तो मैं गाड़ी से उतरा हूँ, लॉक नहीं कर सका मैं, हाँ, गाड़ी को दरवाज़ा ऐसे बंद करके, और मैं अपने फ्लैट में गया। और मेरी बीवी कहने लगी क्या हुआ, मैंने कहा ये लो चाबी, और जाके नीचे, जब अभी नहीं थोड़ी देर में जाके गाड़ी को लॉक कर देना। अच्छा बेग साहब, आपने इतना अरसा गुजारा है, कराची को कौन सा पुलिस अफसर संभाल सका? देखिए, कराची को संभालने की जहाँ बात है, तो एक ज़माने में जब यहाँ सोराबकोट पे बड़ा मार्केट कहलाती थी, वहाँ स्मगलिंग का सामान मिलता था। पूरे पाकिस्तान से जो स्मगलिंग का सामान आता था वो यहाँ सोराबकोट पे मिलता था, उसको बड़ा मार्केट कहते हैं। कीजिएगा तो वहाँ मतलब ये हालत थी कि कोई तस्वीर नहीं कर सकता था कि वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा। उस वक्त एक आईजी आया था, उसका नाम था आगा सादत, और डीआईजी था मीर अब्दुल जब्बार। अच्छा, मीर ज़ुबैर साहब के वालिद। मीर ज़ुबैर जो बाद में एसपी बना, हाँ, जो आपका क्रिकेट टीम के कोच की उसकी तफ्तीश में भी किया था वो, हाँ, श्रीलंका, हाँ, उनके वालिद, उनका बाप वो डीआईजी था, मीर अब्दुल जब्बार, और मेरा दोस्त भी था। और आगा सादत जब आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वो समझे मुझे उस वक्त मुझे मेरा हुलिया था, तो वो मुझे बलोच समझे। अच्छा। तो वो मुझे जब भी मिलते थे बलोची कह के मुखालिफ, खैर वो छोड़े। वो आईजी आए थे? वो आई, तो उन्होंने सोराबकोट पे ऑपरेशन उन्होंने किया, अफगान कैंप पे और बड़ा मार्केट पे उन्होंने किया। और वहाँ से ऐसी माफ़ कीजिए सुरंगें मिली थी कि जैसे आप दुकान में गए ना, दुकान में गए और वापस नहीं आए, अब मैं आपको ढूंढ रहा हूँ, आप मिले नहीं मुझे, तो अब मैं कितना ही ढूंढूंगा आप नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो सुरंग से वो मालूम है 2 मील आगे जाके सामान रखा हुआ है। नहीं, सुरंग निकलती थी। अच्छा। वो सुरंगों में से ये अफगानियों ने आके ये सबसे पहला काम किया कि कराची से लड़कियों की स्मगलिंग शुरू की थी। ओहो। जो लड़कियां शॉपिंग करने जाती थी, औरतें जाती थी, ये वहाँ से दुकानों के अंदर जाती, वहाँ से गायब करते थे और बाद में उनको स्मगल कर देते। कितने दिन लगे उस ऑपरेशन में? वो ऑपरेशन चला था 1.5-2 महीने चला था, लेकिन ये कि पूरे बाड़ा मार्केट को सफाया कर दिया। और उसके बाद बाड़ा मार्केट नहीं बनी, हालांकि सोराबकोट पे अब भी इलीगल बहुत सारा काम है। मैं आसिफ स्क्वायर जो है, आसिफ स्क्वायर पे जो लीगल वो जिन्होंने फ्लैट खरीदे थे, वो बेचारे आज भी पता नहीं क्या कर रहे हैं। आखिरी सवाल है जी, इस वक्त पुलिस अफसरान को आप क्या समझते हैं? देखिए, इस वक्त सबसे पहली बात तो ये कि पहले पुलिस वाले हालांकि लोकल भी होते थे, लेकिन मोस्टली बाहर के होते थे, दूसरे सूबों के, लेकिन उनको थोड़ा बहुत दर्द नजर आता था। थैंक यू बेग साहब, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। बेग साहब फरमा रहे थे कि इस शहर ने सब कुछ दिया मगर इस शहर को किसी ने कुछ नहीं दिया। आज के पुलिस अफसरान शायद उस काबिल नहीं हैं कि वो शहर में अमन कायम कर सके, ना ही कोई सियासतदान इतना संजीदा है कि वो यहाँ के मसाइल हल कर सके। मिलते हैं मज़ीद वीलॉग के साथ, देखते रहिए ऐसे न्यूज़। अल्लाह निगहबान।